सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग। सो आज की इस वीडियो क्लास में हम BHU MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, milk sugar is called. So milk sugar is not a glucose, so cut the option. Lactose it's maybe, but हमें नेक्स्ट ऑप्शन देखना चाहिए. Sucrose is also not present. Galactose is also not present in milk. So the correct answer would be lactose. Here the information about lactose. Lactose is a disaccharide sugar. Especially it is made up upon glucose प्लस गैलेक्टोज, यानी ग्लूकोज और गैलेक्टोज से लैक्टोज बना होता है। एंड जनरली ये मिल्क का 2 से 8% पार्ट बनाता है, यानी 2 से 8% लैक्टोज मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है। एक्चुअली जो लैक्टोज है वो एक लैटिन वर्ड से आया। लैटिन वर्ड मतलब लैक मीन्स होता है लैटिन में मिल्क, सो उसी से लैक्टोज निकल के आया। जनरली लैक्टोज की हम यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और जानते हैं कि लैक्टोज क्या काम करता है। जो मिल्क के अंदर शुगर है, ये अपने जो गट के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, जिनको हम बिफिडो बैक्टीरिया कहते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है, और वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं। सो moving to the next question, and the next question is that the Z-DNA helix. Z-DNA का helix हमें यहाँ पर देखना है। So discuss the first option. Is the primary form of living organism? No. It's incorrect option, क्योंकि प्राइमरी जो फॉर्म है वो B-DNA होता है, तो पहला ऑप्शन हम काट सकते हैं। आप यहाँ पे कॉपी पेन लेकर बैठिए, ऑप्शन काटना सीखिए। जब आप ऑप्शन काटने लग जाएंगे तो आप पेपर को इजीली सोल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट आप आंसर पे मत जाइए, आप ऑप्शन काटिए, आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। सो डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। इज फेवर्ड बाय एन ऑल्टरनेटिंग GC सीक्वेंस। एक बार रुकते हैं, हम ऑप्शन थर्ड पढ़ते हैं। इज इनिबिटेड बाय मिथाइलेशन ऑफ द बेसेज। नो, इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि मिथाइलेशन से ये इनिबिट नहीं होता है। एक्चुअली वैसे देखा जाए तो कोई एक्टिव DNA नहीं है। इज ए परमानेंट कन्फर्मेशन ऑफ DNA। नो, इट्स नॉट ए परमानेंट कन्फर्मेशन। सो आंसर आपका क्या है? जो Z-DNA हेलिक्स है इज फेवर्ड बाय एन ऑल्टरनेटिंग GC सीक्वेंस, और जो Z-DNA है वो एक लेफ्ट हैंडेड DNA है, और इसको हम जिग-जैग पैटर्न भी बोल सकते हैं। जनरली ये जिग-जैग पैटर्न के अंदर होता है। सो क्वेश्चन इज डेट कि वेयर इज Z-DNA फाउंड। तो Z-DNA है वो न्यूक्लियोसोम में पाया जाता है, और इसका काम क्या है? हम जनरली पढ़ते हैं कि B-DNA सेल का एक नॉर्मल DNA होता है, लेकिन Z-DNA का क्या काम है ये भी हमें पता होना चाहिए। जो जीन एक्सप्रेशन होता है, द जीन एक्सप्रेशन, कोई भी जीन एक्सप्रेस होती है वो प्रोटीन बनाती है, तो वहाँ पर ये Z-DNA जीन रेगुलेशन का काम करता है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा डिलेशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन। इनकी जो फ्रीक्वेंसी है इट इज ऑल्सो एनहांस्ड बाय द Z-DNA। सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। Which of the following is a characteristic of mitochondria? तो माइटोकॉन्ड्रिया के यहाँ पर हमें देखना है कैसे करेक्ट हैं इसके। सो फर्स्ट ऑप्शन है द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म क्रिस्टी एंड कंटेन स्मॉल स्पेयर अटैच्ड बाय स्टॉक्स ऑन द इनर सरफेस। नेक्स्ट हम ऑप्शन देखते हैं। ये ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि इनर जो है पोर्शन वो क्रिस्टी का ही बना होता है, एंड स्मॉल स्पेस जो स्टॉक हैं वो इनर सरफेस पे भी प्रेजेंट होते हैं, वो उससे जुड़े रहते हैं। लेकिन हम फिर भी
नेक्स्ट ऑप्शन है उसके ऊपर मूव करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव नो रोल इन अपोप्टोसिस, बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन होता है उस मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं APAF1, यानी APAF ओके। तो APAF1 यहाँ पर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं और वो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हेल्प करते हैं एपोप्टोसिस के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो गलत है। नेक्स्ट देखिए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज सिमिलर टू द न्यूक्लियर डीएनए इन साइज एंड शेप। नो, न्यूक्लियर डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, और माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है वो क्या है, सर्कुलर डीएनए है, सीसी जिसको डीएनए बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। Moving to the option number 4th, only the outer membrane has transmembrane system for translocation of the metabolites. No, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जनरली 2 मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर भी चैनल एक पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं टोम, TOM, टोम। और इनर जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर भी एक चैनल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं TIM, TIM। इन दोनों चैनल से कोई भी जो मेटाबोलाइट्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ सकते हैं, यानी सेलेक्टिव जो मेटाबोलाइट्स हैं वो आ सकते हैं। तो ट्रांसलोकेशन का जो नंबर 4th ऑप्शन है ये भी क्या है, गलत है। सो द करेक्ट आंसर्स मस्ट बी 1। सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, सार्बिटोल। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका वो सार्बिटोल का क्वेश्चन है। सार्बिटोल इज ए रिड्यूसिंग शुगर, नो। सार्बिटोल इज ए शुगर एस्टर, नो। सार्बिटोल इज ए ग्लाइकोसाइड्स, नो। सार्बिटोल्स एक एल्कोहलिक शुगर है, यानी शुगर विद एल्कोहल ग्रुप अटैच्ड टू इट इज जनरली इरिथ्रिटोल, लैक्टिटोल, मेल्टिटोल्स, सार्बिटोल्स। तो जो शुगर एल्कोहल्स शुगर होती हैं, यानी ऐसी शुगर जिनसे एल्कोहल ग्रुप जुड़ा रहता है, उसका एक एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, सार्बिटोल है। जनरली ये जो शुगर होती हैं जिनमें एल्कोहल ग्रुप अटैच रहता है, इनमें कैलोरी की जो मात्रा होती है जिसको क्वांटिटी बोलते हैं वो बहुत कम होती है, यानी एनर्जी के सेंस से ये शुगर इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। So moving to the question number 5, chromosome having equal or almost equal arm is known as, यानी दोनों आर्म्स क्या हैं, इक्वल हैं। ऐसे क्रोमोसोम्स को क्या कहते हैं, मेटासेंट्रिक्स। सीधा आंसर है इसका, यहाँ पे हमें ऑप्शन कट करने की जरूरी नहीं है। जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम जनरली एक्सेप्ट क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं, यानी एक्सेप्ट भी इनको बोलते हैं, सॉरी तो इनको एक्सेप्ट क्रोमोसोम्स भी हम कह सकते हैं। जनरली जो क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 3, क्रोमोसोम नंबर 16, क्रोमोसोम नंबर 19 एंड क्रोमोसोम नंबर 20, ये जो 5 क्रोमोसोम्स हैं ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, द पेंटोज शुगर प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, यानी उसमें 2' शुगर का मिसिंग होता है, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है, और जो आरएनए है, आरएनए के अंदर राइबोज शुगर पाई जाती है, ये भी आप याद रखिए। डीएनए के अंदर ना तो राइबोलोज शुगर पाई जाती है और ना ही सुक्रोज शुगर पाई जाती है, ओके। सो द आंसर इसका क्या होगा, डीऑक्सीराइबोज। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज कंसिडर्ड टू बी रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। कौन सा जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। डायरेक्ट फॉरवर्ड आंसर है लाइसोसोम्स। सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8,
सो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है, राइबोसोम्स आर द सेंटर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स का सीधा सा रोल जब हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो प्रोटीन जो सिंथेसिस है उसके अंदर अपने रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, HDL क्या है? हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स है HDL, इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड फ्रॉम लीवर इसका करेक्ट आंसर है। HDL के बारे में मैं आपको बता दूं कि HDL एक ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी की जो आर्टरी होती हैं उनको साफ करने का काम करता है, यानी इसे वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। जैसे मतलब किसी आर्टरी के अंदर कोई कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है एक्स्ट्रा में, तो उसे ये क्लीन करने का काम करता है। इट्स लाइक ए वैक्यूम क्लीनर फॉर द कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी एंड इट रिमूव एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल एंड प्लाक इन द आर्टरी एंड देन आफ्टर दैट जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होते हैं जो आर्टरी के अंदर, उनको ये लीवर के अंदर भेज देता है, यानी सेंड टू लीवर एंड द लीवर एक्सपेल इट फ्रॉम योर बॉडी। और लीवर क्या करता है, इसे आपकी बॉडी से एक्सपेल कर देता है। ठीक है, इसके अलावा HDL का दूसरा काम भी है, इट्स अल्टीमेटली दिस हेल्प टू रिड्यूस योर हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, उनके अंदर भी हेल्प करता है। सो द आंसर मस्ट बी लीवर। So moving to the question number next and the question number 10. Question number 10. Xanthine oxidase is inhibited by. Xanthine oxidase एक एंजाइम है जो हाइपोजेंथिन को जेंथिन में कन्वर्ट करता है। जब हम न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म्स पढ़ते हैं वहाँ पर हाइपोजेंथिन एक कंपाउंड होता है हाइपोजेंथिन, और हाइपोजेंथिन को कन्वर्ट किया जाता है जेंथिन के अंदर, और इस जेंथिन से आगे जाकर बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और वहाँ पर आपका ये जो हाइपोजेंथिन से जेंथिन है, यहाँ पर ये एंजाइम काम करता है। ये जो साइट है यहाँ पर एंजाइम काम करेगा। इसे एलोप्यूरिनोल्स एक ड्रग्स है, वो इसे क्या कर सकती है, इनिबिट कर सकती है। यानी एलोप्यूरिनोल्स जब इस एंजाइम को इनिबिट कर देगी तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन बॉडी के अंदर नहीं होगा। देन क्वेश्चन नंबर 11, ऑस्मोसिस इज अपोजिट टू, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए लिपिड बाइलेयर इज परमिएबल टू। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि लिपिड बाइलेयर है वो किन से परमिएबल है और किन से नहीं है। जो चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, नॉन पोलर होती है। तो नॉन पोलर है तो कोई नॉन पोलर आयन है वो तो अंदर आ सकता है, लेकिन पोलर आयन अंदर नहीं आ सकता। तो हम यही देखते हैं यहाँ पे, ग्लूकोज चार्ज मॉलिक्यूल से काट सकते हैं ऑप्शन। पोटासियम आप जानते हैं चार्ज मॉलिक्यूल से काट सकते हैं। फ्रक्टोज आपको पता है एक चार्ज शुगर है, काट सकते हैं। तो यूरिया क्या है, लिपिड बाइलेयर को क्या कर सकती है, क्रॉस करती है, क्योंकि यूरिया जो मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहाँ पर है। So as you can see the question number 13. Sorry, rRNA in mammalian cells is produced mainly in the, यानी जो rRNA है बॉडी के अंदर, rRNA का फॉर्मेशन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में नहीं होता, काट सकते हैं। राइबोसोम्स नहीं करते हैं, काट सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर किसी भी आरएनए का सिंथेसिस नहीं होता है, तो आपका आंसर है वो न्यूक्लियोलस आएगा। न्यूक्लियोलस के अंदर क्या बनता है, आरआरएनए बनता है। बाकी आपके 3 मेन आरएनए भी बचते हैं, एक आपका एमआरएनए है, एक आपका टीआरएनए है। जो आपका एमआरएनए और टीआरएनए है, इनका जो सिंथेसिस है वो न्यूक्लियोलस के अंदर ही होता है, लेकिन जो आरआरएनए है आपका, आरआरएनए का सिंथेसिस है वो न्यूक्लियोलस के अंदर होता है।
ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट ऑफ इनुलिन। सो इनुलिन एक शुगर है और जनरली पॉलीसेकेराइड शुगर है, रूट और राइबोसोम्स के अंदर ये पाई जाती है। तो ये फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है, यानी फ्रक्टोज की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, इनुलिन बनाते हैं। और इनुलिन क्या है, एक पॉलीसेकेराइड शुगर है। सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15। सो जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है वो कह रहा है कि ओशा जोन्स आर नॉट फॉर्म्ड विथ, यानी जो ओशा जोन्स हैं वो किसके साथ फॉर्म नहीं होते हैं। तो जो रिड्यूसिंग शुगर होती हैं वो ओशा जोन्स फॉर्म कर सकती हैं, और जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं वो ओशा जोन्स फॉर्मेशन नहीं कर सकती। यानी जो आपका ये ओशा जोन्स है वो एक टेस्ट है, इसे हम ओशा जोन टेस्ट कह सकते हैं। ये टेस्ट कब काम में लिया जाता है कि किसी सॉल्यूशन में हमें ये पता करना हो कि रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है। अगर रिड्यूसिंग शुगर है तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा, अगर रिड्यूसिंग शुगर नहीं है तो टेस्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो हमें यही पता करना है कि ओशा जोन, जो ओशा जोन्स हैं वो कब बनेगी, जब रिड्यूसिंग शुगर होगी। तो ग्लूकोज बना सकता है, काट सकते हैं, फ्रक्टोज भी बना सकता है, काट दें, लैक्टोज भी बना सकता है ओशा जोन्स। क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है कि कौन नहीं बनाता है, सुक्रोज नहीं बनाता है, क्योंकि सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, यानी हमारे पास कोई एंजाइम है और इस एंजाइम के ऊपर कोई एक्टिव साइट है, यानी ये एक्टिव साइट मान सकते हैं, ये आपकी एक्टिव साइट है। बाइंड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, बिल्कुल हम इसे बोल सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, मतलब जनरली एक्टिव साइट से कौन बाइंड करता है, सबस्ट्रेट। लेकिन कोई इनहिबिटर बाइंड करेगा तो वो कंपटीशन किसके साथ करेगा, सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करेगा, यानी उसको हटाएगा तभी तो वो यहाँ बाइंड होगा। तो आंसर नंबर 1 must be correct. Next one is directly involved in binding of allosteric inhibitors. No, the incorrect option. Next one is formed after addition of substrate. नहीं, substrate addition होगा तो substrate की concentration ज़्यादा होगी, तो inhibitor bind कैसे करेगा, गलत ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है कि residue in a few adjacent amino acid residue in primary sequence of the proteins. No, this is also the incorrect answer. So the answer must be 1. So moving to the question number next. Question number 17. Lactate dehydrogenase is. तो lactate dehydrogenase एक एंजाइम है और जनरली ये क्लास फर्स्ट एंजाइम है। और क्लास फर्स्ट कौन सी होती है, एंजाइम की 5 क्लास हैं जिनमें फर्स्ट क्लास कौन सी है, ऑक्सीडो रिडक्टेज, यानी डीहाइड्रोजिनेज और ऑक्सीडेज जो कैटेगरी के एंजाइम्स हैं वो क्लास फर्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज एन एग्जांपल ऑफ। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम्स है जनरली ये कैसे बना होता है, लाइपोप्रोटीन्स नहीं है, एक मेटालोप्रोटीन्स है, क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज है उस एंजाइम से एक आयंस जुड़ा रहता है, जिंक आयन। ठीक है, Zn+ आयंस इस एंजाइम के साथ मिलकर काम करता है, तो आंसर्स मस्ट बी मेटालोप्रोटीन्स। सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 19। मिल्क प्रोटीन केजिनिज, जो मिल्क के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन है केजिन, वो उसका नेचर क्या है, किस तरीके की प्रोटीन है, तो वो फॉस्फोप्रोटीन्स है। जनरली इस प्रोटीन के साथ में
कैल्शियम और फॉस्फोरस जुड़े रहते हैं, यानी जो आपका केजिन प्रोटीन है या इसके साथ में क्या जुड़े रहेंगे, आइंस, एक कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस जुड़े रहेंगे। सो केजिन एक फॉस्फोप्रोटीन है। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनिन कन्वर्ट्स केजिन टू पैरा केजिन इन प्रेजेंस ऑफ। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको रटने ही पड़ेंगे। तो इसका जो आंसर है कैल्शियम, कैल्शियम आयन है, वो इस रेनिन एंजाइम के साथ मिलकर काम करता है और वो केजिन को किस में कन्वर्ट कर देता है, पैरा केजिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 21, पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड टू पेप्सिन बाय। तो पेप्सिनोजन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, पेप्सिन में कन्वर्ट करना है। तो जब भी पेप्सिनोजन को हम पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो HCl है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सो जो स्टोमक वॉल की चीप सेल होती हैं, वो चीप सेल दो प्रोडक्ट सीक्रेट करती हैं, एक HCl और दूसरा होता है गैस्ट्रिक जूस। तो HCl और गैस्ट्रिक जूस जब होते हैं तभी पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो सकता है, पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, ठीक। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द इम्यूनोग्लोबुलिन हैविंग द लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ। यहाँ पर जो आंसर है कि लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ किसकी होती है, IgM की लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ होती है। देन मूविंग टू IgM की नहीं होती है, आई फॉरगॉट दैट, IgG की होती है। इट्स ओके, सॉरी फॉर द रॉन्ग आंसर। तो लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ यहाँ पर IgG की है। IgG लगभग बॉडी के अंदर 70 से 80% ये पाया जाता है, कंसंट्रेशन भी इसकी ज़्यादा है टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन के अंदर, और लगभग इस इम्यूनोग्लोबुलिन की हाफ लाइफ है वो 24 से 25 डे की होती है, यानी 24 से 25 डे तक अपना काम कर सकती है। इसके पीछे भी रीज़न है कि इतने दिन ये क्यों जिंदा रहती है, क्योंकि जो IgG इम्यूनोग्लोबुलिन है उसके ऊपर एक रिसेप्टर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं FcRn एक रिसेप्टर होता है। ये FcRn रिसेप्टर है वो बार बार रिसाइकिल होता रहता है जिससे सेल की डेथ नहीं होती है। सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 23, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, ये इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन है अगेन। Complement fixation reaction can be achieved by the binding of antigen 2। कॉम्प्लीमेंट की जो फिक्सेशन रिएक्शन है, कॉम्प्लीमेंट आपकी बॉडी में एक सिस्टम होता है, उसको फिक्स करने के लिए IgM इम्यूनोग्लोबुलिन काम करती है। देन मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिस्टिडीन इज कन्वर्टेड इनटू हिस्टामिन। तो हिस्टिडीन है वो हिस्टामिन के अंदर कन्वर्ट होता है। जब ये आप एमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। Then moving to the question number 25. So question number 25, ammonia is detoxified in brain as a, तो अमोनिया है वो ब्रेन के अंदर जब डिटॉक्सीफाई होता है, क्योंकि हमें अमोनिया है वो आप जानते हैं एक टॉक्सिक प्रोडक्ट है, हमारी बॉडी में बनता है, लेकिन अगर इसे कन्वर्ट ना किया गया तो ये हमारी बॉडी को नुकसान कर सकता है। इसलिए अमोनिया को ग्लूटामीन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज रिच इन सिस्टीन। जो प्रोटीन अपना हेलिक्स ज़्यादा बनाती है उसमें ऐसे अमाइनो एसिड होने चाहिए जो उसको टर्न कराएं। तो सिस्टीन है वो यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पर सिस्टीन है। अब क्या होगा कि दो प्रोटीन है वो आपस में बॉन्ड कर लेंगे इस तरीके से और फाइबर बन जाएगा, इस तरीके से फाइबर बन सकते हैं बहुत सारा। तो फाइबर्स प्रोटीन यहाँ पर कौन सी है, केराटिन है। नेक्स्ट, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 27 एंड क्वेश्चन नंबर 27 इज
रेंसिडिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो रेंसिडिटी है वो किसकी वजह से होती है? तो आंसर लिपिड पेरोक्साइड की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 28, डाइटरी फाइबर्स आर रिच इन, जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो किससे रिच होते हैं? सेलुलोज से। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, लिपिड स्टोर्स आर मेनली इन, लिपिड्स हैं वो एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर की जाती हैं। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा क्वेश्चन है, यू कैन इजीली रिमेंबर दैट। देन क्वेश्चन नंबर 30, अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड अकर मेनली इन, देखिए दो तरीके के ऑक्सीडेशन होते हैं, एक बीटा होता है एक अल्फा होता है। अल्फा ऑक्सीडेशन ब्रेन में होता है और बीटा ऑक्सीडेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। सो थैंक यू फ्रेंड, नेक्स्ट पार्ट के अंदर आप बने रहिए।